तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर के बारे में। तो चलिए जानते हैं वीडियो में मैथ्स पेपर आपका कैसे क्या रहने वाला है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसमें हैं और किससे आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में, इस पर हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is option है 4, 2, 1 या 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जब HCF 65 और 117 का निकालेंगे, उसको इन्होंने एक एक्सप्रेसिबल टर्म में, एक एक्सप्रेसिबल फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है 65m माइनस 117। तो अगर हम जब 65 और 117 का HCF निकालेंगे, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF ऑफ 65 एंड 117 आपका आएगा 13 आने के बाद फिर इसको आप इक्वल करेंगे 65m माइनस 117 से, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इन्होंने इस HCF को जो है इन्होंने एक्सप्रेसिबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है 65m माइनस 117 के। तो जब आप इसके इक्वल करेंगे, तो इसके बाद जब इक्वल करने के बाद 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू 13, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू 13। 117 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65m इज इक्वल्स टू 117 प्लस 13। इसे ऐड करेंगे, फिर ये आपका आ जाएगा 65m इज इक्वल्स टू 130। फिर m की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √2, 1/3 रेस्पेक्टिवली। यानी इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस आपका √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 1/3 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, वो आपका इज इक्वल्स टू यहाँ पे है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल्स टू, ये आपका होता है अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा आपके मल्टीपल्स में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आपकी क्वेश्चन आती है 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24/5 हैज़। इसका ऑप्शन है 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इन्हें सॉल्व कर आपको बताना है कि इसका एक सोल्यूशन आएगा या 2 सोल्यूशन आएंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे या फिर इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 5x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 8, इसको कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पे आपकी a1 की वैल्यू आती है 5, b1 की वैल्यू आएगी -15, और जब 8 को आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो उस पर c1 की वैल्यू आपकी आएगी -8। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 24/5 को हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से, तो फिर आपकी a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी -9, फिर 24/5 को जब आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो इसमें c2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -24/5। फिर वैल्यूज जब आपकी आ जाएंगी a1 a2 b1 b2 और c1 c2, फिर इसके बाद जब आप a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से आप b1/b2 फाइंड आउट करेंगे और c1/c2 फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 की वैल्यू आई 5/3, b1/b2
इज इक्वल टू -15/-9। इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी भी वैल्यू आपकी आई 5/3। इसी तरह से जब हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपकी आई 5/3। तो हमने देखा कि यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये आपका केस है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में आपका A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 के इक्वल होता है। और रही बात यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन की, तो यूनिक सोल्यूशन में आपका आता है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और नो सोल्यूशन में आपका आता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे आपका C1/C2 इक्वल्स टू नहीं होता है। तो ये थे आपका क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 360. To find the integer, this can be represented in the form of quadratic equation. यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C और D। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता क्या है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका वो होता है जो एक के बाद एक आए, यानी एक सीक्वेंस फॉर्म करे। जैसे आपका 1, 2, 3, 4 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए, 15, 16, 17, 18 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुए। तो चलिए यहाँ पे सपोज करते हैं कि x कोई पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो जो ऑब्वियस सी बात है x+1 दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं लेट x एंड x+1 बी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट 360 के इक्वल होता है। तो फिर x इंटू x+1 इज इक्वल टू 360। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे फिर आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² + x माइनस 360। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका विच टर्म ऑफ AP 21, 42, 63, 84 इज 210। इसमें आपकी AP की एक सीरीज दी हुई है 21, 42, 63 और 84। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 210 कौन सी टर्म इस AP की होगी, यानी इस AP में कौन से टर्म में आपका 210 नंबर आएगा। तो सपोज कर लेते हैं 210 आपका nth टर्म है, यानी AN, और 21, 42, 63, 84 ये आपकी AP की एक सीरीज़ है। तो सपोज कर लेते हैं A1 आपका 21 हुआ, A2 आपका 42 हुआ, A3 आपका 63 हुआ, A4 आपका 84 हुआ। इसी तरह से आगे चलते चलते AN आपका 210 अज्यूम करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे D, यानी कॉमन डिफरेंस। D आपका क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये आपका कॉमन डिफरेंस यानी D होता है। तो A2 माइनस A1 42 माइनस 21 निकालेंगे, 21 आया। इसी तरह से A3 माइनस A2 63 माइनस 42 जब निकालेंगे इसका भी 21 आया। तो कॉमन डिफरेंस यानी D आपका 21 आ गया। तो उसमें आपकी A की वैल्यू दी हुई है 21, जो इनिशियल आपकी टर्म है वो 21 है, तो इसकी A की वैल्यू है 21, D की वैल्यू है 21। अभी हमने निकाली कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 21। तो चलिए अब फॉर्मूले में रखते हैं। AN यानी nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। AN आपका गिवन है 210 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू आपकी 21, D की वैल्यू आपकी 21। इस इक्वेशन में पुट करेंगे A प्लस n-1 D में, तो 21 प्लस n-1 होल इंटू 21 इज इक्वल्स टू 210। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10th टर्म आपकी 210 होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP 10, 6, 2 डैश 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 इज, ऑप्शन है -320, सेकेंड ऑप्शन है 320, थर्ड ऑप्शन है -352, फोर्थ ऑप्शन है -400। तो इसमें आपकी AP की एक सीरीज दी हुई है 10, 6, 2 और ये आपकी कहाँ तक है, इन्फाइनाइट तक गई है। ठीक, इसमें आपको
फर्स्ट 16 टर्म्स का सम बताना है। तो चलिए एपी की सीरीज पहले देखते हैं। 10, 6, 2 है। इसमें ए आपका हुआ 10 यानी इनिशियल टर्म, A1 आपका 10 हुआ, कॉमन डिफरेंस यानी डी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो डी यानी कॉमन डिफरेंस जब हमने फाइंड आउट किया तो वो आपका आया -4, A2 माइनस A1, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है ये फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, SN। इसका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपका n क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 टर्म्स, तो n आपका इज इक्वल टू 16 है और a आपका 10 है, d आपका -4 है। तो n, a और d की वैल्यू जब हम रखेंगे क्वेश्चन में, फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट में आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -320। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 ... 253 इज ऑप्शन ए 147, बी 151, सी 154 या डी 158। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि आपको AP दी हुई है 3, 8, 13 और ये कहाँ तक गई आपकी 253 तक, यानी nth टर्म आपकी 253 है जो कि an है। an आपका 253 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो आपका दिया हुआ है इसमें जब हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ से आपको बताना है कि 20th टर्म क्या होगी इस AP की, यानी 253 से जब हम 8 और 3 की तरफ आएंगे, लास्ट से फर्स्ट टर्म की तरफ आएंगे तो बताना है कि 20th टर्म क्या होगी। तो जैसा कि हमें लास्ट से 20th टर्म बतानी है तो क्यों ना हम इस AP को ही रिवर्स कर लें। तो अगर हम AP को रिवर्स करते हैं तो आपका आता है कॉमन डिफरेंस। पहले हम देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस आपका आया 8 - 3 - 5, 13 - 8, यहाँ पे भी आपका -5 आया। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी आपका हुआ -5। तो अब हम AP को अगर रिवर्स करते हैं, ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो आपका कुछ इस तरह से AP बनेगा 253, 248, 243। ये कहाँ तक आपका गया 13, 8 और 5 तक। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रिवर्स ऑर्डर AP के अकॉर्डिंग आपका A आया 253, D यानी कॉमन डिफरेंस आपका आया 248 माइनस 253 इज इक्वल्स टू आपका D आया -5 और N जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 20th टर्म में बतानी है तो N आपका हुआ 20। तो जैसा कि हम जानते हैं AP में हमने पढ़ा है nth टर्म का फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। यहाँ पे N क्या है 20, A क्या है 253 और D क्या है -5। तो इन तीनों की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपका AN यानी A20, अगर हम N20 पुट करेंगे तो A20 आपका आया 158। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हुआ ऑप्शन नंबर डी 158। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द मिसिंग टर्म्स इन AP। यहाँ पे आपको AP दी हुई है, आपकी यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, तो वो 2 टर्म आपकी कौन सी होंगी इसमें आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर A है 11 and 9, B है 17 and 9, C है 18 and 8, D है 18 and 9। तो इसमें आपको बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सी हैं। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 अननोन नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 इक्वेशन भी बनेंगी। तो अगर कंपेयर करें इसके AP के फॉर्मेट से A1, A2, A3, A4, तो यहाँ पे A2 आपका है 13, A4 आपका है 3। तो जैसा कि हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। इससे हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे आपको A2 गिवन है तो A2 से एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2-1D, n क्या है 2। तो इससे इक्वेशन बनी आपकी 13 इज इक्वल्स टू A प्लस D। ये आपकी क्या हुई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हम बनाएंगे A4 से। A4 आपका गिवन है 3, तो A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4-1D। यहाँ पे n की वैल्यू हुई 4, तो यहाँ पे 4-1D आ गया।
तो A4 आपका 3 गिवन है, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी बनी 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो आपकी यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से, तो हमें रिजल्ट मिलता है D इज इक्वल टू -5, यानी कॉमन डिफरेंस आपका आ गया -5। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे D की वैल्यू को, तो वहाँ से हमारी A की वैल्यू आ जाएगी, A यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी आती है 18। तो अब हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है और हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है। यहाँ पे हमें D की वैल्यू भी पता है। तो जब हम A3 निकालेंगे, A3 फॉर्मूला क्या होता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1D, n यहाँ पे 3 रखेंगे, तो A की वैल्यू है 18, D की वैल्यू है -5, तो A3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 - 1 होल इंटू -5। यहाँ पे आपकी A3 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है 18 और थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है 8। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी, 18 और 8। 9th क्वेश्चन है आपका, द 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4 इज। यहाँ पे आपको 21st टर्म बतानी है एक AP की जिसकी स्टार्टिंग की 2 टर्म आपको गिवन है। पहली टर्म आपकी है -3 और सेकेंड टर्म यानी दूसरी टर्म आपकी है 4। तो फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू 3 और सेकेंड टर्म उसको आप A2 सपोज कर सकते हैं, तो वो आपकी है 4। जैसा कि हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, D आपका होता है A2 माइनस A1। तो जब हम D निकालेंगे यानी A2 माइनस A1 से, तो A2 आपका है 4, A1 है आपका -3, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -3, तो D आपका आया 7। और जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 21st टर्म बतानी है इस AP की, तो 21st टर्म यानी n आपका 21 हुआ, तो an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। यहाँ पे n है 21 और A आपका यहाँ पे -3 है, D आपने निकाला 7 आया, तो A प्लस n-1D में आप A की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे और D की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो A21 आपका आया 137, यानी आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर B, 137 इसका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है आपका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। If the area of a small triangle is 48 square centimeter, then the area of large triangle is। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे हमने यहाँ पे 2 सिमिलर ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सपोज करते हैं AB और DE, ये दोनों आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इनका रेशियो आपका दिया है 2:3 और आपका दिया है इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज़ 48। तो सपोज करते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें बताना है एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल इज़, यानी हमें ट्रायंगल DEF का एरिया बताना है। तो हमने सपोज किया कि A1 जो है वो आपका स्मॉल ट्रायंगल ABC का एरिया है और A2 आपका लार्ज ट्रायंगल यानी DEF का एरिया है। हमने सपोज किया कि A1 एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल है, A2 आपका एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल है, तो A2 बाई A1 इज इक्वल टू साइड ऑफ लार्ज ट्रायंगल बाई साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ लार्ज ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, आपकी एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल की वैल्यू दी है जो कि आपकी 48 है और आपकी साइड ऑफ लार्ज ट्रायंगल आपका दिया हुआ है 3, साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल आपकी दी हुई है 2। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा A2 आता है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे लार्ज ट्रायंगल DEF की वैल्यू आती है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ट्रायंगल DEF का एरिया आ गया 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points P -3, 10 and Q 6, -8 is divided by O -1, 6 is। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PQ एक लाइन सेगमेंट है और O PQ को डिवाइड करती है किस रेशियो में, ये आपको बताना है। हमने सपोज किया P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, O के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग O x, y डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट PQ को k:1 के रेशियो में। ये हमने सपोज किया कि वो k:1 के रेशियो में PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। तो m आपका हुआ यहाँ पे k और n हुआ आपका 1। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है O कोऑर्डिनेट्स x, y, इसमें x का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 होल अपॉन m + n। और y कैसे निकालेंगे? y का फॉर्मूला होता है my2 + ny1 होल अपॉन m + n। इस फॉर्मूले से आप k की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, x लीजिए या फिर y ले लीजिए। तो हमने x कोऑर्डिनेट लिया, x = mx2 + nx1 होल अपॉन m + n। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -1। और फिर m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू हमने ली है k, n की वैल्यू हमने ली है 1। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे x = mx2 + nx1 होल अपॉन m + n में, तो x2 आपका यहाँ पे है 6, x1 की वैल्यू है -3 और हमने रेशियो सपोज किया है k:1। तो m आपका हुआ k, n हुआ आपका 1। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे x = mx2 + nx1 होल अपॉन m + n में, तो फॉर्मूला लगाने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपकी k की वैल्यू आ गई 2/7। k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2/7। तो इसका रेशियो क्या था? रेशियो आपका था k:1। तो 2/7:1, 7 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 2:7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। आंसर है 2:7। 12th क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर एस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोम्बस की वर्टिसेस दी हुई है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। अब हमें इसका एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2। हम सपोज कर लेते हैं कि 4 वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस आपकी रोम्बस की हैं A, B, C, D। A है आपका 3, 0, B है आपका 4, 5, C है आपका -1, 4 और D है आपका -2, -1। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमने AC को लिया है डायगोनल 1, BD को लिया है डायगोनल 2। तो चलिए आप फाइंड करते हैं AC की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे AC की। तो AC की लेंथ, डायगोनल 1 की लेंथ आपकी निकल के आती है 4√2 और इसी तरह से हम BD की लेंथ फाइंड करेंगे। तो BD की यानी डायगोनल 2 की लेंथ निकल के आती है 6√2। अब दोनों की डायगोनल की लेंथ आपकी आ चुकी हैं, D1 और D2 डायगोनल दोनों की लेंथ आपकी आ चुकी हैं AC और BD डायगोनल की। अब इसको रखेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला का क्या है? एरिया = हाफ डायगोनल 1 × डायगोनल 2। डायगोनल 1 आपका है 4√2, डायगोनल 2 आपका है 6√2। तो एरिया आपका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 24 स्क्वायर यूनिट। 13th क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ... tan 89 डिग्री इज। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है 0, 1, 2 या 1/√2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। tan 1 डिग्री से लेकर tan 44 डिग्री को
मैंने अलग सेपरेट कर लिया, एक अलग कॉलम बना लिया। उसमें मैंने 10:1 से 10:44 तक मैंने उसमें रखा, 10:45 को मैंने अलग रखा, फिर 10:46 से लेकर 10:89 को मैंने अलग कॉलम में रख लिया। 10:45 की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 10:45 इज इक्वल्स टू 1, 10:45 डिग्री 1 होता है। तो मैंने फिर क्या किया, 10:46 को हम लोग लिख सकते हैं 10:90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। इसी तरह से हम 47 को लिख सकते हैं 10:90 माइनस 43 डिग्री। इसी तरह से हम 10:89 डिग्री को लिख सकते हैं 10:90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। और फिर हम जैसा कि जानते हैं कि 10:90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। 10:90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो फिर जैसा कि हमने पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू रखी थी 10:1 डिग्री से लेकर 10:2 डिग्री 10:44 डिग्री तक, वो एक अलग कॉलम है। और फिर मैंने क्या किया, 10:45 1 होता है, इसको मैंने 1 रख दिया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ इक्वेशन में। फिर कॉट 44 डिग्री हो गया आपका, कॉट 44, कॉट 43 डिग्री, ये आपका कहाँ तक है, कॉट 1 डिग्री। फिर जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है आंसर, आंसर है इसका 1। 14th क्वेश्चन है आपका, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू, ऑप्शन है cos बीटा, cos 2 बीटा, sin अल्फा या sin 2 अल्फा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। cos अल्फा प्लस बीटा आपका 0 दिया हुआ है, लेफ्ट साइड आपका है cos अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड है आपका 0। तो हम टेबल में देखेंगे कि cos 0 कब होता है। cos 90 पे आपकी वैल्यू 0 आती है, तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 की जगह हम रख देंगे cos 90 डिग्री। फिर आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से बीटा को हमने राइट में शिफ्ट किया, फिर अल्फा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस बीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है साइन अल्फा माइनस बीटा को हमें रिड्यूस करना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा में हमने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट की, जो कि है 90 माइनस बीटा। तो आपका हो गया साइन 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस बीटा, अल्फा की जगह मैंने 90 माइनस बीटा पुट किया, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या फिर आप ये कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस ए। तो ये आपका आ गया कॉस 2 बीटा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ कॉस 2 बीटा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियाई इज, ऑप्शन है 90 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री या 40 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल and the angle between the tangents at the end of the radii is 180 डिग्री। तो फिर वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू दी है एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, इसकी वैल्यू है 130 डिग्री। तो जैसा कि सम आपका है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से हम अगर एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियाई, इसकी वैल्यू में आ जाएगी। तो माइनस करने के बाद 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 50 डिग्री। तो आपका सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको दिया है एक सर्कल है, उसमें आपके दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर।
तो आपको बताना है सर्कल का रेडियस क्या होगा। फिगर में मैंने एक सर्कल को लिया, उसमें एक टेंजेंट सर्कल को ए पॉइंट पे टच करती है और दूसरी टेंजेंट सर्कल को बी पॉइंट पे टच करती है। दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, और सर्कल का सेंटर है ओ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है ए बी डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अब हमें बताना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हीं दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस सर्कल की डायमीटर होती है, कि इन्हीं दो पैरेलल टेंजेंट्स की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो सर्कल की डायमीटर होती है और वो सेंटर से पास होती है। तो एक तरह से यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। तो रेडियस आपका आ जाएगा 18/2 डिवाइड करेंगे, रेडियस आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। फिर 18th क्वेश्चन है आपका, इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू, ऑप्शन है 14:11, 22:7, 7:22 या 11:14। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a यहाँ पे क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई πr/2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर की वैल्यू आ गई πr/2 का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो में बताना है, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो में बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², एरिया ऑफ स्क्वायर अभी निकाला, उसकी वैल्यू आई πr²r²/4। तो इसका जब रेशियो हम लेते हैं तो इसका रेशियो आता है 14:11। तो इसका करेक्ट आंसर है 14:11, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। फिर 19th क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ बकेट आर 44 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द बकेट इज 35 सेंटीमीटर। द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट इज, ऑप्शन है 32.7 लीटर, 33.7 लीटर, 34.7 लीटर या 31.7 लीटर। तो क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ बकेट पूछा गया है। कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालना होगा। कैपेसिटी दिया है तो सीधे समझ जाइए कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए फिर वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। यहाँ पे आपको हाइट ऑफ बकेट दी है, एच आपका हो गया 35 सेंटीमीटर, फिर आपके दो डायमीटर दिए हैं, एक आपका कैपिटल डी आपका दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, स्मॉल डी आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम यहाँ से कैपिटल आर निकाल सकते हैं जो कि बड़े वाले सर्कल की रेडियाई हो गई। तो 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ गया 22 सेंटीमीटर, और दूसरे डायमीटर से हम स्मॉल आर निकालेंगे जो कि छोटा जो डायमीटर दिया है सर्कल का 24 सेंटीमीटर, उससे हम स्मॉल रेडियाई निकालेंगे। तो स्मॉल आर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं जब आपके दो रेडियाई गिवन होते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, उस कंडीशन पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πh, और आर आपका हो जाता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा 1/3 πh, फिर इन अ ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, वो आपकी है 22 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, और एच की वैल्यू आपकी गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो इन सब की वैल्यू हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 32,706.6 सेंटीमीटर क्यूब।
तो फिर इसका अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 32.7 लीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 32.7 लीटर। 20th क्वेश्चन है अ टैंक इज मेड ऑफ द शेप ऑफ अ सिलेंडर with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and radius is 30 centimeter. The total surface area of the tank is option है 30 meter, 3.3 meter, 30.3 meter या 3300 मीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी एक टैंक है वो सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल शेप का है। सिलेंड्रिकल शेप की उसकी बॉडी है और उसके ऊपर उसके टॉप पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन रखा हुआ है, उसके एक एंड पे कह सकते हो। और आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है 1.45 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये आप दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियस होगा सिलेंडर का और जो हेमिस्फेरिकल का होगा, हेमिस्फेयर का होगा, वो दोनों का सेम ही होगा। तो रेडियस आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। या तो आप पहले हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि 1.45 मीटर दी हुई है, पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या फिर आप जो कि रेडियस 30 सेंटीमीटर है, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो इस क्वेश्चन में हमने हाइट को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी हो गई 145 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें टैंक की टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो देखें अगर फिगर में, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक एक तरह से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस हो गया, यानी कर्व्ड पार्ट जो भी होता है ऊपर का जो सरफेस एरिया है एक तरह से वो हो गया। तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R²। R और H की वैल्यू पुट करेंगे। R रेडियस की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर H की वैल्यू है 1.45 मीटर, जिसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गई 145 सेंटीमीटर। तो पाई R H की वैल्यू रखने के बाद हमारा टोटल सरफेस एरिया आता है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। 21st क्वेश्चन है द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 and 8 रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसे आप लर्न कर लीजिए। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जैसा कि क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो हम 3 मीडियन को लेफ़्ट साइड में लेके गए और मोड को हम राइट साइड में लेकर आए। तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन हो गया। फिर मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन होल अपॉन 3। मोड आपका गिवन है 7, मीन आपका दिया हुआ है 8, इसकी वैल्यू पुट की तो मीडियन हमारा आ गया 23/3। तो इसका करेक्ट आंसर है 23/3 और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 22nd क्वेश्चन है द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10 to 15, देन द क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल विल बी। तो इसका आपका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन 2। अपर लिमिट आपकी दी हुई है 15, लोअर लिमिट आपकी दी हुई है 10। तो वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन 2 में। तो इसके सॉल्व करने के बाद हमारा क्लास मार्क आ गया 12.5। तो इसका करेक्ट आंसर है 12.5 और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 12.5।
23rd क्वेश्चन है द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज 10 to 15 देन द क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल विल बी। यहाँ पे आपको टेबल दे दी गई है क्लास और फ्रीक्वेंसी की। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 22 है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी आप सेम वही करेंगे, क्लास मार्क का फॉर्मूला लगाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल अपॉन 2, वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट की और लोअर लिमिट की। अपर लिमिट की वैल्यू है 15, लोअर लिमिट की वैल्यू है 10, फिर क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 12.5। फिर 24th क्वेश्चन है इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। ऑप्शन ए 2:18, बी 3:18, सी 1:18 या डी 1:36। तो आपकी 2 डाइज हैं, उनको हवा में उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 3 आए। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है और हमें इसे बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 3 आए। जब हम एक डाई फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 6, और जब हम 2 डाई फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 6 स्क्वायर, यानी 6 × 6 जो कि आपका 36 होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 36 जब हम 2 डाइस फेंकते हैं। अब आपको सम 3 चाहिए, तो हो सकता है पहली डाई पे 1 आ जाए और दूसरी डाई पे 2 आ जाए, इसमें आपका सम 3 हो जाएगा। या ये भी हो सकता है पहली डाई पे आपका 2 आ जाए और दूसरी डाई पे आपका 1 आ जाए, आपका ये भी केस हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है पहली डाइस पे 3 आ जाए, तो ये केस आपका गलत हो जाएगा पूरी तरह से। पहली डाइस पे अगर 3 आ गया तो दूसरी डाइस पे कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएगा, तो ऐसे में आपका सम 3 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपकी सिर्फ यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, 2 ही कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होंगी, या तो पहली डाई में 1 आ जाए, दूसरी डाई पे 2 आ जाए, और या तो पहली डाई पे 2 आ जाए और दूसरी डाई पे 1 आ जाए, तभी आपका सम 3 बनेगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2:36। इसे सॉल्व किया तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/18, 1:18। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है अ बैग हैज़ 5 वाइट मार्बल्स, 8 रेड मार्बल्स एंड 4 पर्पल मार्बल्स। इफ़ वी टेक अ मार्बल रैंडमली देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बैग में 5 वाइट मार्बल हैं, 8 रेड मार्बल हैं और 4 पर्पल मार्बल हैं। तो टोटल आपके कितने मार्बल हो गए बैग में 5 + 8 + 4, टोटल आपके 17 मार्बल हैं। फिर आपका क्वेश्चन में पूछा गया है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम कोई मार्बल सेलेक्ट करते हैं, रेंडमली पिक करते हैं, तो वो पर्पल मार्बल ना हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लें कि पर्पल मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल मार्बल इज़ 4:17। अब फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। तो इसका क्या हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल मार्बल्स। तो इसे सॉल्व करेंगे 1 - 4/17, इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, फिर आपका आंसर आ गया 0.77। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0.77 और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 0.77। तो स्टूडेंट्स वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लें। पहली वीडियो है ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम साइंस सॉल्व्ड पेपर और दूसरी है ICAR IARI प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अदर स्टूडेंट भी इसे देख सकें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल रंगीनपीडिया पे मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।